दोस्तों, क्या कभी आपने सपने में भी सोचा था कि वह दिन सच में आएगा जब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं, वह केवल कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में जमीन पर भारत के गौरवशाली नक्शे का अभिन्न अंग बन जाएगा? क्या आपने कभी यह कल्पना की थी कि दिल्ली के लाल किले पर उठी घातक आग की लपटें एक दिन पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद को इस कदर धुएं और राख में बदल देंगी कि वहां सांस लेना तक असंभव हो जाएगा? मित्रों, आज की खबर कोई सामान्य ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। यह भूगोल को चीरकर बदलने वाली घटना है। यह इतिहास को एक नई कलम से दोबारा लिखने वाला वह भयानक क्षण है जिसका इंतजार हमारी अनेक पीढ़ियों ने किया है। लाल किले पर हुए उस कायरतापूर्ण और बर्बर हमले के बाद हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा था। आप भी क्रोध से भरे थे, मैं भी अग्नि में जल रहा था। पूरा राष्ट्र बदले की ज्वाला में जल रहा था। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर किसी की जुबान पर बस एक ही गगनभेदी मांग थी, बदला, सिर्फ बदला। लेकिन उस वक्त दुश्मन ने सपने में भी यह भयंकर गलती नहीं की होगी कि भारत का यह प्रतिकार इतना विनाशकारी, इतना तीव्र और इतना अचूक होगा। आज पूरी दुनिया स्तब्ध है। अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर चीन के बीजिंग तक हर कोई हैरान है कि आखिर भारत ने रातों रात यह खेल कैसे पलट दिया। आखिर क्या है यह ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जिसकी चर्चा आज दुनिया के कोने कोने में हो रही है? कैसे भारत के राफेल और तेजस जैसे महान लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की वायुसेना को धूल चटाने पर मजबूर कर दिया? और सबसे बड़ा चौंकाने वाला रहस्य यह है कि आखिर इस क्रूरतम युद्ध में तालिबान भारत की सहायता क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान के अब 4 टुकड़े होने निश्चित हैं? और क्या अब पीओके पूरी तरह से 100% भारत का हो चुका है? आज के इस विशेष प्रसारण में हम आपको उस काली रात के एक एक मंजर और उसके बाद के अति उज्जवल सवेरे का वह सत्य बताएंगे जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का नहीं बल्कि 100 इंच का हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य की ओर आगे बढ़ें और जानें कि सीमा पार क्या भीषण प्रलय आई है, मैं आपसे एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा आह्वान करना चाहता हूं। अगर आप भी प्रबलता से यह मानते हैं कि पीओके भारत का अखंड अविभाज्य अंग था, है और सदैव रहेगा, और अगर आपको अपनी वीर भारतीय सेना की अदम्य बहादुरी पर रत्ती भर भी संदेह नहीं है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं आज अपनी सेना के शौर्य के सम्मान में कितने रिकॉर्ड तोड़ लायक आते हैं। हमें आज विश्व को दिखाना है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी सेना के साथ एकजुट खड़ा है। और अगर आप इस धमाकेदार मंच पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर उस भयंकर बेल आइकन को तुरंत ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वह कड़वा, अनसुना और खरा सत्य जो अक्सर मुख्य धारा के मीडिया में छिपा दिया जाता है या जिसे दिखाने की हिम्मत कोई नहीं करता। दोस्तों, जरा अपनी स्मृति को थोड़ा पीछे ले जाइए और उस भयावह दृश्य पर विचार कीजिए जब दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास वह प्रचंड विस्फोट हुआ था। वह शाम कोई सामान्य शाम नहीं थी। वह धुएं का गुब्बार जो दिल्ली के आसमान पर छाया था, वह सिर्फ बारूद का धुआं नहीं था, वह भारत के अथाह सब्र के जलने का धुआं था। उस धुएं ने पूरे देश के संयम का बांध तोड़ दिया था। हर गली, हर नुक्कड़, सोशल मीडिया से लेकर संसद तक सिर्फ एक ही उग्र प्रश्न था कि आखिर कब तक हम मोमबत्तियां जलाएंगे? कब तक हम सिर्फ कमजोर निंदा करते रहेंगे? हमारे वीर जवानों की शहादत का भीषण हिसाब कौन लेगा? लेकिन शायद शत्रु यह बहुत बड़ी आत्मघाती गलतफहमी पाल बैठा था। वह यह मूलभूत सत्य भूल गया था कि यह 1947, 1962 या 1999 का भारत नहीं है। यह 2025 का नया निर्भीक भारत है। यह वह भारत है जो अगर छेड़ा जाए तो छोड़ता नहीं है, जो दुश्मन के घर में घुसता भी है और मारता भी है। उस हमले के तत्काल बाद दिल्ली में जो अति गोपनीय उच्च स्तरीय बैठक हुई, उसके दरवाजे तो बंद थे, कमरे ध्वनि रोधक थे, लेकिन अंदर जो कठोरतम निर्णय लिए जा रहे थे उसकी गूंज अब पाकिस्तान की संसद और सेना मुख्यालय में स्पष्ट सुनाई दे रही है। वहां की दीवारों को कंपा रही है। हमारे अति पुख्ता सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ने उस रात सेना प्रमुखों के साथ बैठक में सिर्फ एक ही निर्भीक वाक्य कहा था। उन्होंने सेना को पूर्ण रूप से फ्री हैंड दे दिया था। उनका आदेश अत्यंत स्पष्ट था, कोई शर्तें नहीं, कोई पाबंदियां नहीं। इस बार बात सिर्फ छोटा मोटा बदला लेने की नहीं होगी,
बात सिर्फ एक आतंकी अड्डे को उड़ाने की नहीं होगी। इस बार बात समस्या को उसकी जड़ से उखाड़ फेंकने की होगी। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि अत्यंत आक्रामक रुख अपनाएगा। और इसी लोहे जैसे सख्त आदेश के साथ जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का। अब आपके मन में यह तार्किक सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर एक सैन्य अभियान का नाम सिंदूर क्यों रखा गया। इसके पीछे एक अत्यधिक गहरा ऐतिहासिक और भावनात्मक अर्थ छिपा है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में जैसे सिंदूर से एक सुहागन की मांग भरी जाती है और रिश्ता पूर्ण होता है, वैसे ही इस विराट ऑपरेशन का मकसद था पीओके, यानी भारत की उस अधूरी मांग को वापस भरना जो सालों से, दशकों से पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में सूनी पड़ी थी। यह ऑपरेशन भारत मां के मस्तक को फिर से अत्यधिक गर्व से ऊंचा करने का दृढ़ संकल्प था। यह उस कलंक को धोने का उग्र प्रयास था जो मानचित्र पर एक दर्दनाक लकीर के रूप में हमारे सीने पर खींचा गया था। कमेंट बॉक्स में जय हिंद या भारतीय सेना जिंदाबाद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सरहद पार बैठे दुश्मन को भी यह भयंकर सच्चाई पता चले कि भारत का बच्चा बच्चा अपनी महान फौज के साथ चट्टान की तरह अविचल खड़ा है। आपकी एक जोरदार आवाज, आपका एक उत्साह भरा कमेंट हमारे जवानों का हौसला कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, जैसे ही रात गहरी हुई और दुनिया सोने की तैयारी कर रही थी, भारतीय सेना के वॉर रूम में हलचल प्रचंड हो गई। वहां बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर लाइव फीड्स चल रहे थे। सैटेलाइट इमेजेस का सटीक विश्लेषण किया जा रहा था। भारत की सबसे घातक और गोपनीय रणनीति कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को तुरंत एक्टिवेट कर दिया गया। यह वह भयावह रणनीति है जिससे पाकिस्तान हमेशा थर-थर कांपता आया है, क्योंकि इसमें दुश्मन को संभलने का, अपनी सेना को जमा करने का मौका ही नहीं मिलता। सीमा पर अचानक हलचल बढ़ गई, लेकिन इस बार हमला सिर्फ एक दिशा से नहीं था, जैसा कि पाकिस्तान हमेशा उम्मीद करता था। यह एक मल्टी प्रोंग अटैक था, यानी चौतरफा प्रचंड युद्ध। दुश्मन को सोचने तक का वक्त नहीं देना था कि प्रहार कहां से हो रहा है और बचाव कहां करना है। सबसे पहले बात करते हैं आसमान की, जहां मौत अपने काले पंख फैलाकर उड़ रही थी। आधी रात का वक्त था। पाकिस्तान की जनता और वहां के फौजी गहरी नींद में थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके सिर पर क्या प्रलय मंडरा रहा है। तभी भारतीय वायुसेना के बाहुबली यानी राफेल और हमारे अपने देश में बने स्वदेशी शेर तेजस ने अलग अलग एयरबेस से अंधेरे में उड़ान भरी। रडार को चकमा देने में अति कुशल, अंधेरे में दिन जैसा देखने की अद्भुत ताकत रखने वाले इन विमानों ने एलओसी के उस पार बने आतंकी लॉन्च पैड्स को पिन पॉइंट निशाना बनाना शुरू किया। याद कीजिए, बालाकोट, यह उससे 10 गुना बड़ा, 10 गुना ज्यादा भीषण और अधिक विध्वंसक हमला था। लेकिन दोस्तों, यहां एक सबसे बड़ा मोड़ है। इस बार लक्ष्य सिर्फ आतंकी नहीं थे। खुफिया जानकारी के अनुसार भारत ने इस बार पाकिस्तान आर्मी के उन अभेद्य बंकरों और फौजी ठिकानों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया, जहां से इन आतंकियों को कवर फायर दिया जाता था, जहां से उन्हें भारत में घुसपैठ करने के लिए सीधा समर्थन मिलता था। कल्पना कीजिए उस भयंकर मंजर को। राफेल की वह भयानक गर्जना जिससे खैबर से लेकर कराची तक की खिड़कियों के शीशे टूट गए होंगे और नीचे जमीन पर आतंकियों की भगदड़ मची होगी। लेजर गाइडेड बमों ने सुई की नोक जितनी सटीकता से उन जगहों को पूरी तरह तबाह किया जहां बारूद का विशाल जखीरा रखा गया था। धमाके इतने तेज थे, इतनी प्रचंडता थी उनमें कि उनकी आवाज मुजफ्फराबाद तक सुनाई दी। वहां की धरती रिक्टर स्केल पर कंपा गई। आसमान आग के विशाल गोलों से भर गया था। ऐसा लग रहा था मानो दिवाली और तबाही एक साथ आ गई हो। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट्स जब तक जागते, जब तक टेक ऑफ करने की सोचते, जब तक उनके पायलट अपनी वर्दी पहनते, तब तक भारतीय वायुसेना अपना घातक काम करके प्रचंड तबाही मचाकर वापस अपनी सीमा में सुरक्षित लौट चुकी थी। इसे कहते हैं पूरी तरह पेशेवर सेना। इसे कहते हैं अचूक निर्णायक युद्ध। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक वायु हमला था, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असली खेल, असली और भयंकर एक्शन तो जमीन पर हो रहा था। और यह खेल ऐसा था जिसने युद्ध के सारे नियम, सारी पुरानी किताबों को पलट कर रख दिया। क्या आपको पता है कि भारत के T-90 भीष्म टैंक, जिन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन और ताकतवर टैंकों में गिना जाता है,
वे अंधेरे का पूर्ण लाभ उठाकर सामरिक रूप से अहम ठिकानों की तरफ प्रचंड गति से बढ़ रहे थे। सामान्य युद्ध नीति कहती है कि टैंकों का उपयोग युद्ध के अंतिम चरण में होता है, जब रास्ता लगभग साफ हो जाता है। लेकिन भारत ने इस बार अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी, दुश्मन को जड़ से चौंका दिया। भारत ने शुरुआत ही टैंकों की भयंकर गर्जना से की। लोहे के इन विशालकाय राक्षसों को अपनी तरफ तेजी से आते देख पाकिस्तानी रेंजर्स के होश पाख्ता हो गए। उनके हाथ पांव फूल गए, उन्हें संभलने का, अपनी तोपें तैयार करने का मौका ही नहीं मिला। बॉर्डर पर भारी गोलाबारी के बीच भारतीय घातक कमांडोज, जो कि विश्व के सबसे खतरनाक योद्धा माने जाते हैं, जिनके नाम से ही दुश्मन का पसीना छूट जाता है, उन्होंने वह कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। वे दुश्मन की सीमा में कई किलोमीटर अंदर घुस गए। यह कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी जहां मारकर वापस आना था। यह एक पूर्ण युद्ध जैसी स्थिति थी, जहां जाकर कब्जा करना था, अधिकार जमाना था, झंडा गाड़ना था। भारत ने इसे इतनी चतुराई, इतनी खामोशी और फिर इतने प्रचंड धमाके के साथ अंजाम दिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। सैटेलाइट इमेजेस भी सुबह तक यह समझ नहीं पाईं कि रातों रात भारत ने मानचित्र पर खींची गई लकीरें बदल दी हैं। और अब यहां पर इस पूरे महाघटनाक्रम में एक अत्यंत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जिसे सुनकर आप भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे और कहेंगे, वाह क्या भयंकर मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों, कूटनीति में एक पुरानी लेकिन अटल कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान जो हमेशा अपनी रणनीतिक गहराई यानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का दंभ भरता था, यह सोचता था कि अगर भारत से जंग हुई तो वह अफगानिस्तान की तरफ पीछे हट जाएगा, वहां अपनी सेना को सुरक्षित रखेगा। आज वही सोच, वही विनाशकारी घमंड उसके गले की हड्डी बन गई है, उसका साक्षात काल बन गई है। भीषण खबर आ रही है कि जब भारतीय सेना पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान की धुलाई कर रही थी, जब लाहौर और सियालकोट के रास्ते बंद किए जा रहे थे, ठीक उसी वक्त पश्चिमी बॉर्डर पर तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा था, जिसे दूध पिलाया था, आज वही भयंकर तालिबान पाकिस्तान को जहर की तरह दस रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से ड्यूरंड लाइन को लेकर भारी तनाव चल रहा था। बाढ़ लगाने को लेकर रोज हिंसक झगड़े हो रहे थे। पाकिस्तान की सेना का एक विशाल हिस्सा, उनकी सबसे अच्छी एलीट फोर्स, भारत से लड़ने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए पूर्वी सीमा पर अत्यधिक व्यस्त थी। और इसी सुनहरे और घातक अवसर का लाभ उठाकर तालिबान के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में हमले तेज कर दिए, पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जे कर लिए। पाकिस्तान अब सैंडविच बन चुका है, दो पाटों के बीच भयंकर रूप से पिस रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ भारतीय सेना का आधुनिक और प्रचंड हमला, जिसके पास राफेल हैं, भीष्म टैंक हैं, ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, और दूसरी तरफ तालिबान का गोरिल्ला वॉर, जो पहाड़ों में छिपकर मारते हैं और जिनका कोई नियम नहीं होता। पाकिस्तान के आर्मी जनरल, जो कल तक बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, टीवी पर आकर भारत को परमाणु धमकियां देते थे, अब समझ नहीं पा रहे हैं कि वे अपनी फौज को कश्मीर बचाएं या फिर अपना पश्चिमी सूबा बचाएं। इसे कहते हैं कूटनीति का असली निर्णायक मास्टर स्ट्रोक। भारत ने बिना अपनी सेना को वहां भेजे, बिना अपना एक भी सिपाही उस तरफ गंवाए, पाकिस्तान को दूसरे मोर्चे पर ऐसा उलझाया है कि उसकी सप्लाई लाइन ही कटने की कगार पर है। रसद नहीं पहुंच रही, गोला बारूद नहीं पहुंच रहा, और सैनिकों का मनोबल रसातल में जा चुका है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके हमें और प्रेरित करें, ताकि हम ऐसे सच्चे और कड़े वीडियो लगातार ला सकें। दोस्तों, युद्ध सिर्फ घातक हथियारों, टैंकों या मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। युद्ध भावनाओं से भी लड़ा जाता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर लड़ा जाता है। जरा सोचिए उस भावुक मंजर के बारे में जब पीओके के स्थानीय नागरिक, वो कश्मीरी जो सालों से पाकिस्तान के जुल्म सह रहे थे, जिन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था, उन्होंने जब भारतीय सेना के टैंकों को तेजी से अपनी ओर आते देखा होगा तो उनके दिल में क्या गुजरा होगा। उन्होंने डरने के बजाय राहत की एक गहरी सांस ली होगी। अविश्वसनीय रिपोर्ट्स के अनुसार, और यह एक बहुत बड़ी खबर है, कई इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ स्वतः स्फूर्त विद्रोह शुरू हो गया है। यह विद्रोह प्रायोजित नहीं है, यह किसी के कहने पर नहीं हो रहा, यह बरसों का दबा हुआ भयंकर गुस्सा है।
वहां के लोग खुद ब खुद पाकिस्तानी झंडे उतारकर फेंक रहे हैं, जिन झंडों को उन्हें जबरदस्ती बंदूक की नोक पर फहराने पर मजबूर किया जाता था। पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान के लोग वैसे भी लंबे समय से भारत में मिलने की प्रबल मांग कर रहे थे। वे आटे और दाल के लिए तरस रहे थे। उनके पास बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, और इस भयंकर भारतीय हमले ने उस दबी हुई चिंगारी को एक धधकती आग में बदल दिया है। अब वे खुलकर सामने आ गए हैं। सड़कों पर भारत माता की जय के गगनभेदी नारे लगा रहे हैं। भारत ने न सिर्फ सैन्य कार्यवाही की, बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान की ऐसी मजबूत घेराबंदी कर दी है कि उसे भागने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा। संयुक्त राष्ट्र में जब पाकिस्तान ने रोना धोना शुरू किया, अपना घिसा पिटा पुराना टेप रिकॉर्डर बजाना शुरू किया, तो उसे सुनने वाला कोई नहीं था। हॉल पूरी तरह खाली पड़े थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने दुनिया के सामने वह अकाट्य सबूत रख दिए, वह अति पुख्ता डॉजियर सौंप दिए, जिनसे यह पूरी तरह साबित हो गया कि लाल किले का हमला सीधे तौर पर रावलपिंडी से प्लान किया गया था। इसमें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का सीधा और घिनौना हाथ था। विश्व के बड़े देश, चाहे वह फ्रांस हो, रूस हो, या फिर हमारा नया शक्तिशाली दोस्त इजराइल, सबने दबी जुबान में भारत की कार्यवाही को आत्मरक्षा का नाम दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर देश को अपनी सुरक्षा का पूर्ण अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने भी इस बार चुप्पी साध ली है, जो साफ इशारा है कि अब पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड, वह पीड़ित होने का नाटक, अब एक्सपायर हो चुका है। दुनिया अब पूरी तरह जानती है कि आतंकवाद की असली और भयंकर फैक्ट्री कहां है, और उसे बंद करना विश्व की शांति के लिए कितना अनिवार्य है। और अब बात करते हैं उस सबसे विशाल और ज्वलंत सवाल की, जो आपके और मेरे, हम सबके मन में है। क्या पीओके अब भारत का हो चुका है? क्या नक्शा वाकई बदल गया है? दोस्तों, अभी जो ताजा खबरें आ रही हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उनके अनुसार भारतीय सेना ने नीलम घाटी और हाजी पीर पास जैसे अत्यंत सामरिक ठिकानों पर अपना नियंत्रण पूर्ण रूप से मजबूत कर लिया है। यह नाम याद रखिए, हाजी पीर पास। यह वही हाजी पीर पास है जिसे 1965 में हमारे महान बहादुरों ने, हमारे जांबाज सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर जीता था। लेकिन ताशकंद समझौते की टेबल पर एक गलत राजनीतिक फैसले के कारण हमें इसे वापस करना पड़ा था। वह एक ऐतिहासिक भूल थी जिसने दशकों तक हमें दर्द दिया। लेकिन इस बार भारत के इरादे बिल्कुल साफ हैं। नेतृत्व अत्यंत मजबूत है। जो हमारा है वह हमारे पास ही रहेगा। अब कोई समझौता नहीं होगा, अब कोई वापसी नहीं होगी। पाकिस्तानी फौज तेजी से पीछे हट रही है। उनके पैर उखड़ चुके हैं, उनके गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, और उनका मनोबल, जो किसी भी फौज की सबसे बड़ी ताकत होती है, वह पूरी तरह टूट चुका है। वे भाग रहे हैं, अपनी वर्दी उतारकर आम नागरिकों के बीच छिपने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की जो हालत पहले से अत्यधिक खराब थी, उसे इस युद्ध के जरिए और भी तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। वहां का शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है, रसातल में जा चुका है। वहां पेट्रोल और खाने की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक रोटी के लिए कत्ल हो रहे हैं। भयंकर लूटपाट मच गई है। जनता अपनी ही फौज और सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। लोग अपनी ही सेना के मुख्यालयों पर पत्थर बरसा रहे हैं, जिसे वे कभी अपना रक्षक मानते थे। यानी भारत ने सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी उसे पूरी तरह खोखला कर दिया है। एक गृह युद्ध जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। पाकिस्तान अब अपने ही वजन से गिरने की कगार पर है। लेकिन दोस्तों, ठहरिए, यह ऑपरेशन अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। पिक्चर अभी बाकी है। आप यह मत सोचिए कि भारत रुक गया है। भारतीय वायुसेना के घातक फाइटर जेट्स अभी भी आसमान में गश्त लगा रहे हैं। वे अभी भी शिकार की तलाश में हैं। समंदर में भी भारतीय नौसेना, हमारी शक्तिशाली नेवी, ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी है। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी देश, चाहे वह चीन हो या कोई और, पाकिस्तान को हथियार न भेज सके, मदद न भेज सके, तेल न भेज सके। इसे कहते हैं टोटल डोमिनेशन, यानी पूर्ण वर्चस्व। जल, थल और नभ, तीनों जगह भारत का निर्विवाद राज है। जिस तरह से तीनों सेनाओं ने तालमेल दिखाया है, जिस तरह से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने एक साथ मिलकर काम किया है, वह अत्यधिक काबिले तारीफ है। यह आधुनिक युद्ध कला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है,
जिसे आने वाले समय में मिलिट्री एकेडमियों में पढ़ाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं है, यह एक भयंकर संदेश है पूरी दुनिया को, हर उस देश को जो भारत की तरफ बुरी नजर से देखता है कि भारत को छेड़ना मतलब आग से खेलना है। जो लोग कहते थे कि भारत सिर्फ कड़ी निंदा करता है, जो उपहास उड़ाते थे कि भारत सॉफ्ट स्टेट है, आज वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भारत घर में घुसकर कैसे मारता है और किस तरह नक्शे बदल देता है। अब जरा भविष्य की तस्वीर देखिए, थोड़ा आगे की कल्पना कीजिए। अगर पीओके भारत में पूरी तरह मिल जाता है और जैसा कि गंभीर हालात दिख रहे हैं, यह अब बस कुछ ही समय की बात है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? भारत की सीमा सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़ जाएगी। सोचिए, व्यापार के कितने रास्ते खुल जाएंगे। हमें पाकिस्तान के रास्ते की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान की जो अहमियत थी, वह जो हमेशा अपनी लोकेशन, अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाता था, ब्लैकमेल करता था, वह पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वह एक कोने में पड़ा हुआ अलग थलग देश बनकर रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट जिस पर उसने अरबों डॉलर लगाए थे, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, वह मिट्टी में मिल जाएगा। चीन का सारा निवेश डूब जाएगा। यही वजह है कि चीन भी पूरी तरह बौखलाया हुआ है। उसके बयानों में घबराहट साफ दिख रही है, वह धमकियां दे रहा है। लेकिन भारत की मजबूत तैयारी देख, राफेल की तैनाती देख, वह भी सीधे तौर पर कूदने से डर रहा है। उसे पता है कि यह 1962 नहीं है, यहां उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। भारत ने लद्दाख में पहले ही दिखा दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। यह नए भारत की सशक्त कूटनीति है, जहां हम आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, पलकें नहीं झपकाते। दोस्तों, यह जीत सिर्फ सेना की नहीं है, यह जीत किसी एक पार्टी या सरकार की नहीं है। यह जीत हर उस भारतीय की है जिसने अपनी सेना पर भरोसा रखा, जिसने टैक्स दिया, जिसने देश के लिए काम किया। लाल किले के उस विस्फोट ने हमें दर्द दिया था, हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई थी, लेकिन उस दर्द ने हमें एक नई अपराजेय ताकत भी दी, हमें एकजुट कर दिया। आज पीओके की वादियों में, उन ऊंची पहाड़ियों पर अगर तिरंगा लहराएगा, तो यह उन तमाम शहीदों को सच्ची अंतिम श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने पिछले 75 सालों में कश्मीर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा तक, आज सबकी आत्मा को शांति मिली होगी। आज उनका बलिदान सार्थक हुआ है। हर वह मां जिसने अपना बेटा खोया, हर वह पत्नी जिसने अपना सुहाग खोया, आज उन्हें लग रहा होगा कि उनके आंसुओं का मोल चुका दिया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि हम अपनी सेना के इस शौर्य को जन जन तक पहुंचाएं? सोचिए जरा, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर इस वक्त क्या चल रहा होगा। वहां स्टूडियो में मातम पसरा है। उनके एंकर्स जो कल तक भारत को परमाणु बम की धमकी देते थे, पांव भर के बम की बात करते थे, आज चीख चीख कर दुनिया से मदद मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा। फोन की घंटियां बज रही हैं, लेकिन कोई उठा नहीं रहा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जो देश आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, जो अपने घर में घातक सांप पालता है, यह सोचकर कि वह सिर्फ पड़ोसी को काटेगा, अंत में वह खुद उसी आग में जल जाता है। वह सांप उसी को डस लेता है, और आज वही हो रहा है। यह कर्मों का अटल फल है। भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत का समय अब खत्म हो चुका है। टेबल पर बैठने का वक्त गया। अब सिर्फ एक्शन बोलेगा, अब सिर्फ बंदूकें बात करेंगी। जब तक आतंकवाद जड़ से खत्म नहीं होगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तो दोस्तों, अपनी नजरें बनाए रखिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जमे रहिए, क्योंकि अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इतिहास करवट ले रहा है। क्या पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर सरेंडर करेगा? क्या वहां तख्ता पलट होगा, या फिर कोई और बड़ी निर्णायक कार्यवाही होगी? हमारी टीम पल पल की खबर पर, हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर गड़ाए बैठी है। हमारे सोर्सेज लगातार हमें जानकारी भेज रहे हैं। जैसे ही कोई नई बड़ी अपडेट आएगी, चाहे वह रात के 3 बजे हो या सुबह के 5 बजे, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। यह युद्ध सिर्फ जमीन का एक छोटा टुकड़ा पाने का नहीं है। यह युद्ध अस्मिता का है, स्वाभिमान का है और भारत की अखंडता का है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और इतिहास भी गवाह है कि जीत हमेशा सत्य और स्वाभिमान की होती है, धर्म की होती है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे,
अंत में उसका नाश निश्चित है। अब जाते जाते एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जिसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य चाहिए। आप अपनी राय खुलकर बताएं। क्या भारत को पीओके लेकर रुक जाना चाहिए या फिर अब मौका है कि पूरा पाकिस्तान कब्जा लेना चाहिए और विभाजन की उस ऐतिहासिक गलती को पूरी तरह सुधार देना चाहिए? क्या हमें 1947 से पहले वाला अखंड भारत वापस चाहिए? यह एक बड़ा, गंभीर और राष्ट्रीय सवाल है। आपके कमेंट्स का, आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, हर उस रिश्तेदार और परिवार वाले के साथ शेयर करें जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए ताकि देश के दुश्मनों को भी पता चले कि हम सब एक हैं और जब भारत जागता है तो इतिहास बदल जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बड़ी, धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए इस वीरोचित वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।